हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके, जिसमें हम हरियाणा के इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा के बारे में कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है सीटी का जो है पूरा कोर्स जो है हम करवा रहे हैं, जिसमें और जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो रीजनिंग है, मैथ्स है, या हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर है, वो सब जो है साथ साथ चल रहा है। हरियाणा जीके अभी हमने शुरू नहीं की थी, तो ये हरियाणा जीके की बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम सबसे पहले हरियाणा के बारे में कहाँ से क्या जानकारी मिलती है, किस विद्वानों ने हरियाणा को क्या क्या नाम दिए हैं, ठीक है, किस ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा गया है, वो सारी डिटेल जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ नई चीजें भी जो है इसमें आपको जानने को मिलेंगी, तो सारी चीजें जो है कवर करेंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं इस टॉपिक से, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम हरियाणा जीके को भी जो है साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीईटी के लिए 30 मार्क्स की जो है हरियाणा जीके पूछी जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट है लेक्चर जिसमें हम हरियाणा के इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे हरियाणा सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे, ले सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरियाणा के इतिहास की पढ़ रहे हैं, हरियाणा का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हरियाणा शब्द का मतलब क्या होता है। ओके, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, ये संस्कृत शब्द से बना है, हरि और आयन। हरि का मतलब होता है हिंदू देवता विष्णु, या बहुत सारे विद्वान विष्णु या जो विष्णु का ही रूप थे श्री कृष्ण, वो मानते हैं हरि का मतलब। और अयन का मतलब होता है निवास। तो हरियाणा को क्या माना गया है, भगवान का निवास जो है कहा गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहले हरियाणा शब्द का जो उपयोग हुआ था, ये प्राचीन ग्रंथ हुआ, ऋग्वेद में हुआ था। किस उस नाम से, रज हरियाणा के रूप में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, रज हरियाणे, हरियाणा को किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। फिर क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरस्वती और दृष्टि के बीच में स्थित है, ठीक है, ऐसा किसमें है। तो मनुस्मृति में है। और इसको क्या नाम दिया गया था, ये जो सरस्वती और दृष्टि के बीच में जो स्थित है प्रदेश, उसको कहा गया ब्रह्मवृत। पहला जो प्रादेशिक नाम था, क्वेश्चन आता है हरियाणा का पहला ज्ञात नाम कौन था। तो वो था ब्रह्मवृत। ठीक है, तो ये हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम था। महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर ब्रह्मवृत को कुरुक्षेत्र और आर्यव्रत भी जो है कहा गया है। तो ये अलग अलग नाम जो है हरियाणा के पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मवृत हो गया, आर्यव्रत हो गया, ठीक है, ये सारे नाम जो है बस आपको पता होने चाहिए। तो प्राचीन नाम इसके दिए गए हैं, ब्रह्मवृत है, ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्मा की उत्तर वेदी है, ये सब हरियाणा के क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक, कुछ विद्वान परशुराम के नाम से भी जो है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि परशुराम को जो है हरि के नाम से संबोधित किया जाता था। कुछ विद्वान है जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति दशारण्य, यानी कि 10 जो किलो के 10 किले हैं, उन शब्द से जो है बना हुआ मानते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले जो था हरियाणा का उल्लेख रज हरियाणा के रूप में मिला था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, हरियाणा की वैदिक भूमि को क्या कहा जाता है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ओके, वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से जो जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, चारों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे पूरा दिया गया है कि मतलब हर कोई जो है अलग अलग उस तरीके से इसको मानता है। कोई कुछ विद्वान ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण का घर मानते हैं। अब हरियाणा में हर भी आ रहा है, तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये शंकर के नाम पर जो है हरियाणा का नाम जो है आया है। कुछ आर्यों का घर जो है इसको बोलते हैं, तो आर्यना से ही जो है हरियाणा की उत्पत्ति जो है मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्य जो थे ये हरियाणा में आए थे। ठीक है, तो वो उस वजह से। इसके अलावा अभीरो, अभिरायण, अहिरायण, हरियाणा, मतलब इनसे भी जो है माना जाता है। और ये नाम जो है ऐसे सुधरता सुधरता क्या बन गया, हरियाणा बन गया इस तरीके से। ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र के नाम पर भी मानते हैं, परशुराम के नाम पर भी मानते हैं। ठीक, तो वही इसमें दिया गया है, दशारण हो गया, हरिधान्यक हो गया। प्राचीन काल में इसका नाम हरना माना गया है, लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ सरकार ने क्या माना है, हरियाली, हरितन्यक, हरियाला, हरितन्यक, हरियाणा। ये जो है इनके अकॉर्डिंग हरियाणा का प्राचीन नाम था। ठीक है, तो अनेक विद्वानों ने जो है इनके अलग अलग जो है नाम दिए हैं। जैसे रज हरियाणा, ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। हरिधान्य किसने कहा है, राहुल संकृतायन ने कहा है। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट 2। ठीक है, श्रीकंठ जनपद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, श्री हरियाणा को श्रीकंठ जनपद किस उसमें कहा गया कि, तो हर्षचरित
हर्षचरित में, ठीक है। हरियाल यदुनाथ सरकार ने कहा था, हरियाणा या हरियाणा ये पुष्पदंत में कहा गया है। हरना जो है महाराज कृष्ण ने कहा है, आर्यों का घर या आर्यना डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा है, और अभिरयाना डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने जो है इसको कहा है कि हरियाणा का जो नाम था पहले वो क्या था, अभिरयाना था, ठीक है। तो ये बस नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो रज हरियाणा बहुधान्यक और श्रीकंठ जनपद, एक हरियाणा भी पूछा जाता है किसमें है, तो ये पुष्पदंत में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्यों का घर डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा है, ठीक। चलिए अब देखिए हरियाणा को अगर हम इतिहास के स्रोत में देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राचीन हरियाणा है, मध्यकालीन है, आधुनिक हरियाणा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हरियाणा है प्राचीन हरियाणा, मध्यकालीन हरियाणा और आधुनिक हरियाणा। तो आज जो इसमें हम पढ़ रहे हैं वो प्राचीन हरियाणा की स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए प्राचीन हरियाणा के इतिहास के स्रोत, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है कि प्राचीन हरियाणा यानी कि जो पहले हरियाणा था उसका क्या नाम था, कैसी संस्कृति वगैरह थी वहां पे, ये सब जो है ये कहाँ पे पता चलता है। 2 तरीके हैं इसको जानने के, एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरे विदेशी स्रोत, ठीक है। साहित्य स्रोत में भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय स्रोत आते हैं, सॉरी 2 भागों में बांट रहे हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में 2 भागों में आप बांट सकते हैं, एक में आ जाते हैं अपने भारतीय स्रोत और दूसरे में आ जाते हैं जो विदेशी स्रोत, यानी कि विदेशी जो लोग थे जो आए उस टाइम पे और उन्होंने उस चीज के बारे में जो लिखा, वहां से जो जानकारी मिलती है वो वाली चीज, ठीक है। तो भारतीय स्रोतों में अगर क्या आएगा, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ आएंगे, बौद्ध धर्म ग्रंथ आएंगे, जैन धर्म ग्रंथ आएंगे, इन्हीं से जो है अलग अलग जो बुक्स आई, चाहे वो बौद्ध धर्म की है, जैन धर्म की है या ग्रंथ है, यहाँ से जो है हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो सबसे पहले हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कौन कौन से हैं वो देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए ये पढ़ने का नहीं है, सिर्फ ये एक बताने का तरीका था कि हाँ साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक सामग्री से जो है हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर हमने साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा, एक थे हमारे भारतीय स्रोत और दूसरे थे विदेशी स्रोत, सिर्फ इतना याद रखना आपको, ठीक है। अब हमारे जो ग्रंथ हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, तो ऋग्वेद की बात करें अगर हम, तो ये विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद से ही ये पता लगता है कि जो आर्य थे, आर्य लोग, ये सरस्वती व दर्शवती नदियों के बीच में क्या करते थे, निवास करते थे। ऋग्वेद में भारत नामक कबीले का भी जो है उल्लेख किया गया है। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथ में भारत नामक कबीले का उल्लेख किया गया है, तो वो ऋग्वेद में किया गया है, ये याद रखिए। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, ये क्वेश्चन में आता है। और किस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य लोग सरस्वती और दर्शवती नदियों के बीच में निवास करते थे, तो ये भी ऋग्वेद से पता चलता है। ओके, और हरियाणा शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ ये भी किसमें हुआ, ऋग्वेद में हुआ। किस नाम से हुआ, रज हरियाणा के नाम से जो था ये जाना गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऋग्वेद। अब दूसरा ग्रंथ एक और आया, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है, हरियाणा में जो कुरु रहे, कुरुओं का जो उल्लेख, हरियाणा में रहने वाले कुरुओं का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इन्हीं के नाम पर, किनके नाम पर, कुरुओं के नाम पर ही जो है कुरुक्षेत्र नाम जो था पड़ा था। और बाद में कुरुक्षेत्र जो था ये वैदिक संस्कृति का केंद्र भी बना, ठीक है। तो कुरुओं का उल्लेख किसमें मिला है, शतपथ ब्राह्मण में मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला है वामन पुराण। वामन पुराण में इस प्रदेश को कुरु जंगल कहा गया है। हरियाणा को वामन पुराण में क्या कहा गया है, कुरु जंगल जो है कहा गया है। तथा हरियाणा में के 7 जंगलों का वर्णन भी किसमें किया गया है, वामन पुराण में। और जो मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, नदियों का उल्लेख, हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो वामन पुराण में मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 9 नदियों का उल्लेख जो है ये वामन पुराण में मिलता है, ठीक है। और कौन कौन सी 9 नदियां हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए नदियां हैं, सबसे पहले आती है सरस्वती नदी, सरस्वती, वैतरणी, अपागा, आपगा, ठीक है, मंदाकिनी, मधुश्रवा, मधुश्रवा, अंशुमती, कौशिकी और दृशदती। सरस्वती और दृशदती तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, ये तो है ही। और हिरण्यावती, इन सभी का जो उल्लेख है ये मिलता है किसमें, वामन पुराण में। या 7 जंगलों का विवरण दिया गया है किसमें, वामन पुराण में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको वामन पुराण से रिलेटेड याद रखना है। चलिए अगला आता है हमारा महाभारत। ओके, महाभारत ग्रंथ की रचना कहां पर हुई थी, कुरुक्षेत्र में हुई थी। किसने की थी, महर्षि वेदव्यास ने की थी। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा।
हरियाणा प्रदेश को बहुधान्य प्रदेश किसमें कहा गया है? महाभारत में ही कहा गया है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में, महाभारत का जो नकुल दिग्विजय है उसमें नकुल के रोहतक पर आक्रमण के बारे में जो है बताया गया है। महाभारत के अनुसार रोहतक में घोड़ों और गायों की बहुतायत थी और कार्तिकेय जो थे वहां के पूज्य देवता थे। ठीक है, तो महाभारत के अनुसार ऐसा माना गया है कि रोहतक में जो थी घोड़े और जो गायें थी वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी और कार्तिकेय जो थे वहां के क्या थे? पूजनीय देवता थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि रोहतक का वर्णन किसमें किया गया है? तो नकुल दिग्विजय में जो है रोहतक का वर्णन किया गया है। ये चीज आप इसमें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले आते हैं हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ, जिसमें आता है दिव्यावतान और मध्यम निकाय, और भी हैं। ठीक है, जातक ग्रंथ वगैरह, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम दिव्यावतान की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पता चलता है कि अग्रोहा और रोहतक में बौद्ध धर्म का प्रसार था। तो ये क्वेश्चन आते हैं, अग्रोहा और रोहतक बौद्ध धर्म के प्रचार के केंद्र थे, ये कहां से पता चलता है? तो ये दिव्यावतान से पता चलता है। और दिव्यावतान कौन सा है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। मध्यम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है कि तुलकोद हित धनकोट जिला गुड़गांव जो कुरुक्षेत्र का एक समद्वीशाली शहर था। ठीक है, यानी कि इसके बारे में जो हमें एक कुरुक्षेत्र का जो एक शहर रहा धनकोट जिला गुड़गांव, उसके बारे में जो उल्लेख है ये मध्यम निकाय में मिलता है। और मध्यम निकाय में ही क्या है? देखिए, बुद्ध ने रथपात को जो था अपना उपदेश दिया था इस शहर में। ठीक है, तो ये भी जो है मध्यम निकाय से पता चलता है। तो पूछा जाए कि बुद्ध ने जो है रथपात को अपना उपदेश दिया, ये किस धर्म ग्रंथ से हमें पता चलता है? तो मध्यम निकाय से पता चलता है। ठीक है, चलिए और भी है, देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैसे जातक ग्रंथ है। जातक में किसका उल्लेख मिल रहा है? कुरुक्षेत्र का उल्लेख जो है जातक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट है चुल्वक। इससे पता चलता है कि अगलपुर बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। तो देखिए, अग्रोहा का ही नाम था पहले अगलपुर, अगलपुर। ओके, और ये हमें जानकारी मिलती है कि उस वक्त अग्रोहा बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। कहां से? चुल्वक से। ये ग्रंथ ही है बौद्ध धर्म का, तो यहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और अग्रोहा की अगर मैं बात करूं तो ये जैन विद्वान हुए हैं लोहचार्य, उनका निवास स्थान भी है, तो वो हम आगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, एक और चीज इसमें याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अग्रोहा और रोहतक की यात्रा जो थी की थी, और इसीलिए जो है जो रोहतक और अग्रोहा है ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसके अलावा एक और है मंजूश्री मूलकल्प। इस ग्रंथ में श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आने वाली स्थानेश्वर का उल्लेख जो है किया गया और बताया गया है कि यहाँ के शासक क्या थे? वैश्य थे। ठीक है, तो इसमें जो है थानेश्वर का उल्लेख जो है ये मंजूश्री मूलकल्प में जो है मिलता है, और माना गया है कि यहाँ के जो शासक थे वो क्या थे? वैश्य थे। ये किसमें मिलता है? मंजूश्री मूलकल्प में। और ये सारे के सारे जो 5 ग्रंथ हमने पढ़े हैं कौन से ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावतान, मध्यम निकाय, जातक ग्रंथ, चुल्वक और मंजूश्री मूलकल्प। ठीक है, चलिए अब आते हैं जैन साहित्य। तो हरियाणा प्रदेश में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है ये दिया जाता है साधु जिन वल्लभ को, जो कि हांसी में रहते थे। ठीक, ये पूछा जाए कि हरियाणा प्रदेश में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जिन वल्लभ को दिया जाता है, और ये हांसी में रहते थे। सामदेव के यशस तिलक चंपू और पुष्पदंत के जस हर चिरों से पता चलता है कि यो तेदेश अर्थात हरियाणा पशुधन से परिपूर्ण था। ठीक है, तो यशस तिलक चंपू और चिरो दोनों ही जो है क्या है? जैन साहित्य है, और इनसे पता चलता है कि ये जो है क्या था? हरियाणा जो था ये पशुधन से परिपूर्ण था। इसके अलावा जैन ग्रंथ कथा का कोश और भद्रबाहु चरित में जो है किसका उल्लेख मिलता है? अग्रोहा का जो है वर्णन मिलता है, जहां पर जैन विद्वान लोचार्य जो थे रहते थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए अगर अग्रोहा का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो कथा का कोश और भद्रबाहु चरित में। और अगर उसमें पूछा जाए तो दिव्यावतान में जो है मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अगर पूछा जाता है तो बस ये देखना आपको कि जैन साहित्य पूछा या बौद्ध ग्रंथ पूछा है, कौन सा जो आपसे पूछा गया है, तो वो आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए जी आगे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, जैसे कल्हण की राज तिरंगिनी, जिसमें बताया गया है कि कश्मीर के राजा हुए ललितादित्य मुक्तापीड, उसने यहाँ के राजा, किसके राजा? हरियाणा के राजा को हराकर यमुना से कालका तक का सारा प्रदेश जो था अपने अधीन कर लिया था। इस ग्रंथ से हमें यह भी ज्ञात होता है कि रोहतक का एक व्यापारी जो था वो बहुत संपत्तिवान था। ओके सॉरी, यहाँ पे बहुत आएगा, बहुत संपत्तिवान था, यानी कि अगर आपसे कभी अगर पूछा जाए दोनों में से कोई भी पॉइंट वो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। कश्मीर के राजा थे कौन? ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्होंने राजा को हराया था और यमुना से लेकर कालका तक के सारे प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो दोनों पूछे जाए तो बताइएगा। और साथ में किसमें जानकारी मिलती है? ये कल्हड़ की राजतरंगिणी से ये जानकारी मिलती है। फिर आता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पहला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। इस ग्रंथ में कुरु जनपद और योद्ध जाति जो इन प्रदेशों में बसते थे, इन सब का वर्णन जो है अष्टाध्यायी में दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ नगरों का, जिनमें कपिस्थल, कैथल का पुराना नाम क्या था? कपिस्थल, तो उसका उल्लेख, सिरसा, सैरिसिक, ठीक है। तोहना को क्या कहा गया था? पहले कहा जाता था तोशायल, सुहन को श्रहन कहते थे, कालकुट कालका का नाम था। इन सब का उल्लेख जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। इनके प्राचीन नाम भी आप याद रखिए। देखिए, सिरसा का ज्यादातर पूछा जाता है तो सरिस्का सभी को पता है। कपिस्थल कैथल का था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है टोहना का, जो कि तोसायल है, सुहन का श्रहन है और कालका का कालकुट था। ठीक है, ये प्राचीन नाम थे इनके, तो ये आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए जी, और भी है इसमें। देखिए, जैन ग्रंथ और भी हैं, जैसे चतुर्बाणी है। इस जैन ग्रंथ नहीं, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है चतुर्बाणी। इस ग्रंथ में बताया गया कि युद्ध समृद्ध व बहादुर ही नहीं बल्कि संगीत विद्या के लिए भी क्या थे? प्रसिद्ध थे। चतुर्वाणी में ऐसा कहा गया है। एक है फिर बाण भट्ट का हर्षचरित, जिसमें थानेश्वर, यानी कि जिसको पहले थानेश्वर के नाम से जाना जाता था, इसका वर्णन जो है बाण भट्ट के हर्षचरित में किया गया है। और थानेश्वर जो है वो हर्षचरित की राजधानी भी जो है रही है। ओके, उसके बाद है वाकपति राज का गोडवाहो। इससे ज्ञात होता है कि कन्नौज के यशोवर्मन ने इस क्षेत्र पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सारे ऐतिहासिक जो थे ग्रंथ थे। उसके बाद है कुछ विदेशी स्रोत भी हैं, जैसे यूनानी लेखक, चीनी लेखक तो हम सभी को पता है, हेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के समय पर जो था आया था हरियाणा में। और यहाँ के 3 स्थान, थानेसर, सुग व गोकंठ मींस गुहाना का जो है उन्होंने भ्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हेनसांग ने किन 3 स्थानों का वर्णन किया था, तो थानेसर, सुग और गोहाना, गोकंठ के नाम से जो है गुहाना को जाना जाता था पहले, तो उसका भ्रमण किया था। और हेनसांग के अनुसार जो था श्रीकंठ के लोग, यानी कि जो अपना श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र था, वहां के जो लोग थे वो जादुई कला में क्या थे? निपुण थे। ठीक है, लेकिन चीनी लेखक के साथ साथ आपको यूनानी लेखक भी याद रखना है। एरियन ने इस क्षेत्र की आर्थिक व राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डाला। और आपसे पूछा जाए हरियाणा में कौन सा यूनानी लेखक था जो आया था, तो वो था एरियन। ठीक है, ये वाली चीज इसमें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चीनी लेखक हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये सभी को पता होता है, बट ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए जी, आगे देखते हैं कुछ पुरातात्विक जो सामग्री है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पुरातात्विक की अगर हम बात करें तो इसको आप 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आते हैं अभिलेख, आते हैं सिक्के, आते हैं यानी कि जो मुद्राएं हैं, मूर्तियां हैं और स्मारक हैं। ठीक है, तो इन 4 बेसिस पे जो हम अपनी पुरातात्विक स्रोत रखते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे अभिलेख को जो है पढ़ रहे हैं कि हरियाणा में कौन कौन से अभिलेख जो है मिले थे, कि कौन सा अभिलेख में क्या कहा गया है, वो पॉइंट्स हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अशोक का टोपरा अभिलेख, ये सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। तो पूछा जाए हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो अशोक का टोपरा अभिलेख है, जो कि यमुनानगर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अशोक कालीन है ये। इस पर 7 अभिलेख अंकित है, जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा कैसी है? संस्कृत है। ठीक है, 7 अभिलेख जो है इस पर अंकित है। उसके बाद है तोशाम अभिलेख, जो कि भिवानी में मिला था। इसमें किसी आचार्य सोमत्रात द्वारा 2 तालाब और एक मंदिर बनाने का जो उल्लेख है, ये तोशाम अभिलेख में किया गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है, तालाबों की जानकारी देने वाला अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? देखिए, तालाबों की जानकारी देने वाला, तो बस यही था, 2 तालाब और एक मंदिर बनाने का उल्लेख किया गया है। तो ये तालाबों का जो जानकारी देने वाला अभिलेख था वो कौन सा था? तोशाम अभिलेख था। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखना, जो कि भिवानी से प्राप्त हुआ था। उसके बाद आता है लाडनू अभिलेख, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ था। और ये अभिलेख बताता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताने वाला अभिलेख कौन सा है, तो वो है लाडनू अभिलेख, जो कि राजस्थान से मिला था। ठीक है, हिसार के स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो इस लेख में तीर्थ यात्रियों के जो है नाम है। ठीक है, तीर्थ यात्रियों के नाम हिसार के स्तंभ लेख में। उसके बाद है सोनीपत का ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र लेख में क्या है? राजाओं की जो वंशावली होती है, वंश की, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसकी जानकारी जो है इस सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख से जो है
मिलती है। ठीक है, राजाओं की उपाधि और उनके व्यक्तिगत धर्म का भी जो है ज्ञान यहाँ से होता है कि मतलब किस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की थी, किस धर्म का पालन करते थे। और साथ में सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि हर्ष जो था ये शैव धर्म को मानने वाला था, जबकि बाकी सभी शासक जो थे वो सूर्य के उपासक थे। तो हर्षवर्धन किसको मानने वाला था? शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, तो याद रखिए। और बाकी जो शासक थे वो क्या थे? सूर्य के उपासक थे। ये सारी जानकारी हमें सोनीपत के ताम्र अभिलेख से पता चलती है। ठीक है, चलिए और भी हैं, जैसे ये देखिए, ये है प्रतिहार काल के अभिलेख। राजा भोज के काल में वो राजा भोज के काल के वो अभिलेख पेहवा व सिरसा व महेंद्रपाल का एक अभिलेख जो था पेहवा से प्राप्त हुआ था। ओके, जो राजा भोज के काल के जो अभिलेख हुए थे वो पेहवा और सिरसा से प्राप्त हुए थे, और जो राजा महेंद्रपाल हुए उनका जो एक अभिलेख था वो पेहवा से प्राप्त हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए महेंद्रपाल का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था, तो ये पेहवा से प्राप्त हुआ था। राजा भोज के अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में पेहवा जो था ये व्यापार और संस्कृति का क्या मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था हरियाणा में, तो वो था पेहवा। ठीक है, सिरसा पाशुपत संप्रदाय का क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। महेंद्रपाल के पेहवा अभिलेख से तोमर वंश की वंशावली के बारे में जो है प्रमाण मिलता है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है, ये महेंद्रपाल के पेहवा अभिलेख से मिलता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि पेहवा उत्तरी भारत के घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो ये घोड़ों के लिए जो प्रसिद्ध था वो भी क्या था? पेहवा ही जो है प्रसिद्ध था। ठीक, तो सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, 5 के 5, और 5 में से 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आता है दिल्ली स्तंभ शिलालेख। ठीक है, दिल्ली या शिवालिक स्तंभ शिलालेख। इस लेख से हमें पता चलता है कि चैमान राजा विग्रहराज 4 ने तोमरों को पराजित किया था। ये क्वेश्चन आई थिंक 2021 में जो एग्जाम हुए हैं वहां पर देखने को ये मिला था कि जो तोमर थे उनको किसने पराजित किया था। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से था। तो ये चैमान राजा विग्रहराज ने जो था पराजित किया था, या शायद ये पूछा गया था कि जो चौहान राजा हुए विग्रहराज उन्होंने किसको पराजित किया था, तो तोमरों को पराजित किया था। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन आया जरूर था, ये मुझे याद है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस शिलालेख से ये हमें पता चलता है, तो ये दिल्ली स्तंभ शिलालेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिए ये। अगला देखिए, हांसी से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख। चैमान शासक की जानकारी मिलती है यहाँ से, और इसी से हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने चाचा विल्हण को हांसी के किले का कार्यभार सौंपा था, ताकि इस हांसी को मुस्लिम आक्रमणकारियों से क्या किया जा सके? बचाया जा सके। ठीक है, उसके बाद है पालम बावली तथा दिल्ली संग्रहालय अभिलेख। दिल्ली अभिलेख में हरियाणा को क्या बताया गया? स्वर्ग। देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे कि किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया, तो दिल्ली अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है, जिसमें दिल्ली का यानी कि दिल्ली भी सम्मिलित है, जिसे तोमरों ने क्या किया था? दिल्ली का है ये, दिल्ली का या दिल्ली का इसे क्या किया था? तोमरों ने स्थापित किया था। फिर है सुध से प्राप्त अभिलेख। तो 12 खड़ी की लिखाई का जो अभिलेख था, जो कि यमुनानगर जगाधरी सुध से जो था प्राप्त हुआ था। और एक और है कुरुक्षेत्र का अभिलेख। लाओस देश की राजा दिवंका का कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करने वाला ये अभिलेख है, जो कि कुरुक्षेत्र से मिला था। ठीक है, ओके। और एक जो वर्ड्स पूछे जाते हैं ना, सारे माँ, ये किससे मिलता है? तो ये अग्रोहा से जो है प्राप्त हुआ था, तो उस अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलते हैं। तो बस ये चीजें जो है इसमें याद रखिए। 12 खड़ी का लिखाई का अभिलेख इंपोर्टेंट है, ये सुध से मिला था, यानी कि यमुनानगर से प्राप्त हुआ था। ओके, इसके अलावा यमुनानगर से कपाल मोचन का जो अधूरा अभिलेख था, ये भी यमुनानगर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सारी जानकारी जो है इसमें लगभग जो जो इंपोर्टेंट थे वो सब जो है हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे चीज, सिक्के। सिक्के देखिए, हरियाणा प्रदेश के विभिन्न इलाकों से हमें सिक्के डालने के साँचे मिले। ये सभी हरियाणा के, एक मिनट, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हरियाणा में सबसे पहले कौन से सिक्के मिले थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, हरियाणा में सबसे पहले कौन से सिक्के मिले? पंचमार्क सिक्के मिले, ये हमको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कौन से मिले? अगाध व योध्य गणराज्यों के सिक्के मिले थे। पहले पंचमार्क सिक्के मिले, उसके बाद योध्य गणराज्यों के सिक्के मिले थे। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि योध्य के जो सिक्के थे, या योध्य के सिक्के कह लीजिए, या उनको सांचे में डालने की जो वो थी, क्या कहते हैं,
जो सिक्के बनाने के जो साँचे होते हैं वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो वो खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए थे। तो यही इसमें दिया गया है कि खोखरा कोट रोहतक से योद्धों के सिक्के बनाने के सैकड़ों साँचों की भी प्राप्ति हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि यह संवत है, ये क्या थी, योद्धों की राजधानी थी। कौन, खोखरा कोट। कहां पर है खोखरा कोट, रोहतक में है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें याद रखिएगा कि योद्धे गणराज क्या कहते हैं उसे, सिक्के डालने के साँचे। आपसे अगर पूछा जाता है कि सिक्के ढालने के जो साँचे थे वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो वो खोखरा कोट से प्राप्त हुए थे। योद्धों की राजधानी कौन सी थी, तो खोखरा कोट थी, रोहतक। ओके, और यहाँ पर टकसाल यानी सिक्के ढलाई का काम भी जो था किया जाता था। फिर आता है इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के हैं, हरियाणा के विभिन्न प्रवास स्थलों से जितने भी इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए थे, इनमें से लगभग आधे खोखरा कोट में पाए गए थे। तो याद रखिए, इंडो ग्रीक सिक्के भी कहां पर पाए गए थे, खोखरा कोट रोहतक में ही पाए गए थे। सिक्कों को ढालने के साँचे भी कहां पर पाए गए, खोखरा कोट रोहतक में। योद्धों की जो राजधानी थी वो भी क्या थी, खोखरा कोट थी। ठीक है, इन शासकों के सिक्कों की अधिक संख्या में प्राप्ति से ज्ञात होता है कि इन्होंने भी इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। किसने, इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है, तो यहां से याद रखिए सिक्के हमें जितना पढ़े हैं इसमें, देखिए समुद्रगुप्त के सोने और तांबे के सिक्के मिले थे मिताथल भिवानी से। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि योद्धे गणराज्य की जो मोहरे थी वो कहां से प्राप्त हुई थी, तो वो तो नौरंगाबाद से हुई थी, नौरंगाबाद भिवानी से। ठीक है, लेकिन जो साँचे थे, सिक्के डालने के जो साँचे थे वो खोखरा कोट से थे। योद्धकालीन साँचे, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखिए सिक्के डालने के साँचे भी आपसे पूछ सकता है और वो योद्धकालीन साँचे भी पूछ सकता है, योद्धकालीन साँचे। तो दोनों में ही आपको राइट आंसर क्या लिखना है, खोखरा कोट ही लिखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कुषाणों के सिक्के दे रखा है यहाँ पे। मीताथल से प्राप्त 27 स्वर्ण सिक्कों को छोड़कर हरियाणा से प्राप्त कुषाण शासकों के सभी सिक्के क्या थे, तांबे के थे। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि कुषाण शासकों के जो है कितने सिक्के हैं जो स्वर्ण सिक्के, मतलब कितने स्वर्ण सिक्के जो थे कुषाण शासकों के प्राप्त हुए थे। तो टोटल 27 स्वर्ण सिक्के थे जो कि कुषाण शासकों के थे। उसके अलावा बाकी के सारे सिक्के क्या थे, कुषाण शासकों के तांबे के थे। और ये जो 27 स्वर्ण सिक्के थे वो कहां से प्राप्त हुए थे, मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए थे। ठीक है, वैसे अगर हम कुषाण कालीन उनकी बात करें, जो कुषाण कालीन मुद्राएं थी वो नौरंगाबाद, हांसी, खोखरा कोट यहां से प्राप्त हुई थी। बट जो सोने के सिक्के थे कुषाणों के 27 वो मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए थे। ठीक है, देखिए हुविस्क तथा कनिष्क प्रथम के सिक्कों के साँचे खोखरा कोट तथा नौरंगाबाद से प्राप्त हुए थे। इनसे ज्ञात होता है कि कुषाणों ने इस प्रदेश पर क्या किया था, राज्य किया था। इन सब के अलावा गुप्त शासकों में केवल समुद्रगुप्त के ही सिक्के थे जो केवल जगाधरी और मिताथल से प्राप्त हुए थे। तो क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त के सोने व तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे, तो ये कहां से प्राप्त हुए थे, ये मिताथल से प्राप्त हुए थे, जगाधरी और मिताथल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, पुष्प भूतियों के अभी तक हरियाणा में कोई सिक्का जो है नहीं प्राप्त हुआ है। प्रत्यार शासकों में भोजदेव व विग्रहपाल के सिक्के थे जो कि खोखरा कोट से ही मिले थे। कुछ बुढ़िया व जगाधरी के आसपास के तोमर और चौहान के सिक्के मिले थे। तोमर और चौहान के सिक्के कहां से मिले थे, ये बुढ़िया और जगाधरी से। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन सभी ने कभी ना कभी इस प्रदेश पर शासन किया। तो एक पूरी लिस्ट जो हम देखेंगे जहां से चीजें प्राप्त हुई, जैसे समुद्रगुप्त के मिताथल से हुए, इंडो ग्रीक सिक्के थे तो खोखरा कोट से हुए, मूर्तियां वगैरह जब सब पढ़ लेंगे तो पूरी एक लिस्ट जो है हम देख लेंगे कि कौन सी चीज थी जो कहां से प्राप्त हुई थी। ठीक है, टकसाली वगैरह या समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हुए, हर्षकालीन मुद्राएं हुई, वो दो पूरी जो है हम देखेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं इनको पहले। चलिए अगला देखिए, मोहरे देखिए। हरियाणा के खोखरा कोट, नौरंगाबाद, सूग तथा दौलतपुर आदि स्थानों से अनेक मोहरे प्राप्त हुई थी जिन पर कुछ ना कुछ क्या हुआ था, लिखा हुआ था। इनसे हम राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मूर्तियां देखिए, मूर्तियों के अध्ययन से तत्कालीन समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है। ओके, तो अनेक सारी मूर्तियां प्राप्त हुई, जैसे विष्णु की मूर्ति हुई, शिव पार्वती की हुई, मुखी लिंग हुई, गणेश है, महिषासुर है, मर्दिनी है। इन सब की मूर्तियां जो थी प्रमुख थी जो कि हरियाणा से प्राप्त हुई थी। जैन धर्म से भी संबंधित है, अनेक मूर्तियां हरियाणा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई। इनसे पता चलता है कि प्राचीन हरियाणा में दोनों धर्मों का प्रभाव है, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। बौद्ध मूर्तियों का न पाया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव हरियाणा क्षेत्र में कभी नहीं रहा। ठीक है,
तो बौद्ध मूर्तियां जो थी यहाँ पे नहीं पाई गई थी। विष्णु की हो गई या मतलब जो भी हमारा जो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म है, वहाँ वो सब जो थी मूर्तियां यहाँ पे पाई गई थी, और जैन धर्म की जो थी पाई गई थी। इसके अलावा भवन में स्मारक की अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रति हड़काल की कलायत में ईंटों से निर्मित 2 मंदिरों को छोड़कर दुर्भाग्य से एक भी स्मारक जो है नहीं बचा है। फिर भी खुदाइयों से हमें भवन और मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन वस्तुओं से हमें उस काल की धार्मिक संस्कृतियों, ओके, सिर्फ इतना है कि ये चीजें थी जहां से हमें पता चलता है कि हरियाणा कैसा था, ठीक है, कहाँ से कौन सी मोहरें प्राप्त हुई, तो जस्ट ये जानकारी दी गई। तो एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं पूरी कि कहाँ से कौन सी चीज थी जो प्राप्त हुई थी, कौन सी मूर्ति थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक है। देखिए इसमें मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष जो थे ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, हिसार व फतेहाबाद से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो सभ्यता थी वो थी कुणाल हिसार में, जिसको किस नाम से जाना जाता था, हकरा, हकरा सभ्यता के नाम से जो है जानते थे, तो वो हो जाएगी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी। तो ये हड़प्पा वाली जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही होने वाला है, जिसमें हम जो प्राग ऐतिहासिक काल हुआ या आदि ऐतिहासिक काल जो आती जिसमें हड़प्पा सभ्यता आती है उसके बारे में जो है जानेंगे, ठीक है। कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्के तो ये मिले थे मीताथल भिवानी क्षेत्र से। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकुट रोहतक से मिले। सोने और तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से, जहां से हमने पढ़ा था कि कुषाणों के जो 27 सोने के मुद्राएं थे वो मीताथल से प्राप्त हुई थी। सिक्के डालने के साचे खोखराकुट रोहतक से, ठीक है, खोखराकुट और औरंगाबाद। युद्धकालीन साचे खोखराकुट रोहतक। टकसाले अग्रोहा बरवाड़ा और औरंगा से। कुनिंद कालीन सिक्के कर्णकाल करनाल जगाधरी और बुढ़िया से प्राप्त हुई थी। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिताथल से। शुंग कालीन फलक ये सुध से प्राप्त हुए थे। हर्षकालीन ये एग्जाम में आ चुके हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्रा ये सोनीपत से प्राप्त हुई थी। युद्ध गणराज्य की जो मोहरें थी ये नौरंगाबाद से। देखिए युद्धकालीन साचे पूछे या सिक्के डालने के साचे पूछे तो वो खोखराकोट से थे, लेकिन युद्ध गणराज्य की जो मोहरें थी वो औरंगाबाद भिवानी से मिली थी। जैन मूर्तियां थी जो हासी और सनीला से मिली थी। कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ जो था ये रोहतक से मिला था। यज्ञ की मूर्तियां पलवल से मिली थी। रामायण श्लोकांकित नचारखेड़ा भिवानी से। और मिट्टी की मोहरें थी जो दौलतपुर से मिली थी। अगेन मिट्टी की मोहरें मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, जो कि दौलतपुर से प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ अवशेष और उनके प्राप्ति स्थल जो है दिए गए हैं, ठीक है। और भी है इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो वही है कि समुद्रगुप्त के सोने तांबे के सिक्के मीताथल हो गया, इंडो ग्रीक खोखराकोट हो गया, जैन मूर्तियां हासी हो गई, कुषाण कालीन मुद्राएं औरंगाबाद हासी खोखराकोट जो हमने पीछे पढ़ा अभी। अगर जनपद के सिक्के जो थे ये अग्रोहा बरवाड़ा से मिले थे, ठीक है। युद्ध गणराज्य की जो थी मोहरें औरंगाबाद भिवानी से मिली। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। यज्ञ की मूर्तियां पलवल से। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए कुछ और भी है इसमें, जैसे कुणाल शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से मिला था। कुमिंदो से संबंधित सिक्के करनाल बुढ़िया सुध से मिले थे। सिक्के डालने के साचे खोखराकोट से थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष हिसार से। युद्धकालीन साचे खोखराकोट से, ठीक है। यहाँ पे जो इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुका है वो है यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, तो पलवल हथीन बादस और फरीदाबाद से मिले थे। इसके अलावा प्रतिहार चौहान व तोमर शासकों के सिक्के ये ककराड़ा व मोहनवाड़ी से मिले थे। सूर्यदेव की मूर्ति अग्रोहा हिसार से, लेकिन सूर्य स्तंभ पर जो मूर्ति बनी है वो अमीन थानेसर से मिली थी। सूर्यदेव मूर्ति अग्रोहा से और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन से। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां ब्रह्मवास और औरंगांव से, और महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां रोहतक मोहनवाड़ी कुरुक्षेत्र और गुड़गांव से मिली थी। शिव की 2 प्रतिमाएं ये बरबाड़ा हिसार और औरंगाबाद भिवानी से जो थी मिली थी, ठीक है। तो बस इसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे यक्ष यक्षिणियां होगी, यज्ञ की हो गई, सिक्के डालने के साचे हो गए, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं होंगी जो पूछी जाती हैं, तो वो जरूर याद रखनी है। अदरवाइज आप इनको एक बार पढ़ेंगे रीड करेंगे तो इजीली आप जो इनको याद रख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम ज्ञात प्रादेशिक नाम, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रह्मावृत था, ठीक है। तो ब्रह्मवृत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? श्रीकंठ जनपद के रूप में जो है ये कह रहा है कि किसका उल्लेख मिलता है? कुरुक्षेत्र का मिलता है। तो ये मिलता है बाणभट्ट की हरिश्चरित में जो है इसको कहा गया है ऐसा, ठीक है। तो बाणभट्ट कृत हरिश्चरित जो है करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में
उल्लेख है। तो रोहतक और अग्रोहा दोनों ये का जो है वर्णन ये बोध ग्रंथ के दिव्यावदान में मिलता है। तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में पूछा है इसने? तो भद्रबाहु चरित और कथाकोश, दिव्यावदान और मझीम निकाय, हर्षचरित और राजतृंगिणी या उपरोक्त सभी। तो सभी में ही जो है हरियाणा के बारे में मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन, एक मिनट, देखिए, कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के पूछ रहा है कि कहां से प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल के सोने और चांदी के सिक्के, तो पूरी लिस्ट हमने पढ़ी थी। कुषाण कालीन सोने व चांदी के जो सिक्के थे वो मिताथल से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे मिताथल जो है सही हो जाएगा। भिवानी क्षेत्र का जो मिताथल था वहां से प्राप्त हुए थे। ठीक है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? 12 खड़ी का जो अभिलेख था ये हमने पढ़ा था कहां से? यमुनानगर से। ठीक है, और ये जगाधरी से जो था प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा सुध से प्राप्त अभिलेख था, सुध से प्राप्त हुआ था ये। तो 12 खड़ी का अभिलेख, सुध से प्राप्त अभिलेख यमुनानगर से जो था प्राप्त हुआ था। ठीक है, यमुनानगर से। देखिए अगला, निम्न में से कौन सा हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? हरि का अन्य, भगवान शिव का घर, हरितन्य या उपयुक्त सभी। तो हरियाणा शब्द का जो अर्थ है ये सभी ही जो है स्पष्ट करते हैं। भगवान शिव का घर भी कहा जाता है, हरितन्य भी कहा जाता है। इसके अलावा हरि का अन्य भी जो है इसको बोला जाता है। यानी कि हरि का अन्य मतलब भगवान कृष्ण की जन्म स्थली भी इसको कहते हैं। हरित अरण्य मीन्स हरा भरा वन, हरित अरण्य का मतलब क्या है? हरा भरा वन। और भगवान शिव का घर मतलब हर का अयन, हर का अयन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हर मतलब शंकर को जो है कहा गया, भगवान शंकर को, तो भगवान शिव का घर भी जो है इसको कहते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का जो उल्लेख है ये किसमें मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। और कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 9 नदियों का और 7 जंगलों का उल्लेख भी जो है वामन पुराण में मिलता है। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? ओके, प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण केंद्र रहा वो कौन सा रहा था? अग्रोहा रहा था। तो अग्रोहा जो थे ये बुद्ध धर्म का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, 6ठी 7वीं सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम मिलता है। हर्षचरित में पूछा है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था हर्षचरित में कहा गया है श्रीकंठ जनपद। ठीक है, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस रूप में मिलता है? रज हरियाणा के रूप में मिलता है। हर्षचरित में क्या मिलता है? श्रीकंठ जनपद जो है इसको कहा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए कौन सा शब्द है जो प्रयुक्त किया है? यदुनाथ सरकार ने तो हरियाल शब्द जो था यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए यूज किया था। ठीक है, आर्यना किसने कहा था? आर्यना मतलब आर्यों का घर। हरियाणा को आर्यना कहा था डॉक्टर HR गुप्ता ने। ठीक है, और अभिरयाणा, अभिरयाणा मतलब अभिरयाणा किसने कहा था? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा था। तो अभिरयाणा ये हो जाएगा। ओके, और हरिधान्यमा, हरिधान्यमा है ये, हरिधान्यमा कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन। तो ये सारे याद रखिए। और यदुनाथ सरकार ने हरियाल शब्द का यूज किया था। राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो ये ऊपर हमने पढ़ा था लाडनू जो अभिलेख जो राजस्थान से प्राप्त हुआ था उसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि डैश घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और यह स्थल है। कौन सा था घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध? पेहुआ जो था घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो पेहुआ यहाँ पे सही हो जाएगा। अशोक की लाट हरियाणा के कौन से स्थलों पर स्थित है? अशोक की लाट पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी कहां पर? तो टोपरा, फतेहाबाद और हिसार।
ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्यिक स्रोत है? तो इनमें से देखिए ऋग्वैदिक भारत, वैदिक इंडेक्स, हरियाणा का इतिहास और उपयुक्त सभी। तो ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित सारे ही जो है साहित्यिक स्रोत हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। हरियाणा के कौन से जिले में महाभारत की रचना हुई है? तो कुरुक्षेत्र में हुई है, वेदव्यास ने की है। निम्न में से कौन से ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो रोहतक का जो उल्लेख है ये मिलता है किसमें? नकुल दिग्विजय में, जो हमने पढ़ा था कि जो महाभारत का नकुल दिग्विजय जो पार्ट है उसमें जो है नकुल के रोहतक पर जो आक्रमण किया था उसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो नकुल दिग्विजय में इसका उल्लेख मिलता है। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो करनाल है, जो कि कर्ण से संबंधित शहर है। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? युद्ध काल में पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा युद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वर, जो मैंने आपको बताए थे सारे गा मा पा धा नी सा जो भी था, उस जो सात जो स्वर होते हैं वो कहां से प्राप्त हुए थे? अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में हुए थे। तो बी ऑप्शन अग्रोहा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में कौन से प्रकार के सिक्के थे जो प्राप्त हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पंच मार्क सिक्के थे जो कि प्राप्त हुए थे, और सबसे पहले सिक्के थे जो प्राप्त हुए थे, तो पंच मार्क सिक्के। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के बीच हुए युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? बाकी हम पढ़ेंगे भी, जो हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा ये। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में जो थी लड़ाई हुई थी, और ये जानकारी हमें मिलती है किसमें? ऐहोल जो अभिलेख है वहां से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है? तो हमने पढ़ा था पलवल, भादस, हथीन और फरीदाबाद, यहां से प्राप्त हुई थी 4 जगहों से। तो जहां से प्राप्त नहीं हुई है वो है दोहान। ठीक है, हरियाणा को बहुधान्य किस में कहा गया है? तो किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। ठीक है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का जो है विवरण किया गया है? देखिए एक पर्टिकुलर इन्होंने नाम दे दिया है यहाँ पे कि कुरुक्षेत्र और थानेसर में बहने वाली, लेकिन हमें पता है हरियाणा में जो बहने वाली नदियां थी इस पूरा वर्णन किस में था? वामन पुराण में दिया गया है। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हरियाणा शब्द का जो मतलब है वो क्या है? वो है भगवान का वास। ठीक, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? हरियाला, हरियाला हमने पढ़ा था किसमें था? तो ये हो जाएगा सकंद पुराण के। सकंद पुराण के कुमारिका खंड में जो है हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? हरियाला नाम जो है दिया गया है। तो ये याद रखिए, सकंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा के लिए हरियाला शब्द का जो उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां हैं जो कि दर्ज की गई हैं? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। ठीक है, तो एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे इसमें, अदरवाइज टॉपिक से ही रिलेटेड जो हमने चीजें इसमें कवर की हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने पूरे हरियाणा के जो क्वेश्चन थे वो कवर किए हैं, और साथ में मतलब ऐतिहासिक स्रोत जो है हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा प्रागैतिहासिक काल रहा, जैसे प्रागैतिहासिक काल हम भारतीय इतिहास में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हरियाणा में पढ़ेंगे कहाँ से किसकी प्राप्ति हुई थी, किस काल में, नवपाषाण काल है, पुरापाषाण काल। फिर हमारा जो आदि ऐतिहासिक काल रहा जिसमें मिताथल आता है, भिवानी आता है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो है हरियाणा में स्थान रहे, वो सारे जो है हम जानेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज जो है पूरा अच्छे से जो है अपनी इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।